तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स आज हम फिर से आप लोगों को एक बार चैप्टर वाइज पढ़ने का सलाह देंगे, क्योंकि चैप्टर अगर आपका कंप्लीट है तो समझिए आपका एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। आपको 100% तैयारी हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि चैप्टर से ही सेट बनता है। अगर चैप्टर कंप्लीट है तो किसी सेट की जरूरत नहीं है, और सेट कंप्लीट है तो आपको मिलाना पड़ेगा कौन सा सवाल उसमें किस चैप्टर का है। इसलिए आप एक एक चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए। ये हिस्ट्री का चैप्टर 8 है, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। इसलिए इसमें का आप एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है इंटर एग्जाम में नहीं छूट सके। आप उसी प्रश्न की अनदेखी कीजिएगा जो आपको याद हो, लेकिन जो याद नहीं होगा आप इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार का वीडियो और नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 8, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक का इसमें दिया हुआ है, आप सभी ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। जिसका पहला प्रश्न है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गाँव में रहते थे वह संख्या थी, यानी कितनी प्रतिशत थी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 85%। सवाल नंबर 2 है कि मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे, यानी कि कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छोटे खेतिहर और भूमिहर सम्भ्रात। क्लियर है। सवाल नंबर 3 है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वो थीं, माने कौन थी वो बाहरी ताकतें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि मुगल राज्य था, व्यापार था और मुद्रा और बाजार था। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। ऑप्शन ए ऐतिहासिक ग्रंथ, बी सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, सी उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ भी सही है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी सही है, और ऑप्शन सी है जो उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, ये भी बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न VVI भी है, आप इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 5 है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे, यानी क्या चीज़ का प्रयोग करते थे। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी, यानी कि रैयत या रियाया, बी मुजरियान, और ऑप्शन सी है आसामी या किसान, यानी कि आमतौर पर ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करते थे। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए तो क्लियर दिखेगा। सवाल नंबर 6 है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन थी, यानी मुगल काल के समय में जो सबसे ज़्यादा फसल उगाया जाता था वो कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। सवाल नंबर 7 है कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तुज़्क ए बाबरी एवं तुर्की। सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 16 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी, यानी कितनी हो गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 करोड़। सवाल नंबर 9 है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, और इसका जो प्रश्न का जवाब है आप कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा कि शीत होगा कि पतझड़ होगा कि बसंत होगा, कोई भी नहीं। जो भी इसका सही जवाब देगा उसके जवाब को हम पिन कर देंगे, याद रखिएगा, यानी कि सबसे आपका जवाब ऊपर दिखेगा। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। रबी फसल किस ऋतु में होती है। रबी फसल किस ऋतु में होती है। ए बसंत, बी ग्रीष्म, सी वर्षा और डी पतझड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बसंत, यानी कि रबी की जो फसल होती है वो बसंत ऋतु में होती है। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी, यानी कि कितनी होती थी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। सवाल नंबर 12 है कि आइन हमें बताती है कि फसलों की दोनों ऋतुओं मौसमों को मिलाकर आगरा में जितने किस्मों की फसलें कुल उगाई जाती थी वह संख्या है, यानी वो संख्या कितनी है, कितने किस्म की फसल उगाई जाती थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 39, यानी कि 39। सवाल नंबर 13 है कि आइन के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसलें कुल उगाई जाती थी वह संख्या कितनी है। इसका जवाब देना है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 43। सवाल नंबर 14 है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाम मक्का था।
सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है कि 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गईं उनमें शामिल थीं, माने क्या शामिल थीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास तथा पपीता। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कौन हिस्सा हुआ करते थे? तो खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकदम जिसको बोला जाता है। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। ऑप्शन ए होगा मुकदम या मुखिया, या याद रखिएगा मंडल भी कहा जाता था। यानी कि अगर परीक्षा में आप लोगों का मंडल है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मंडल पर भी आप टिक कर सकते हैं, मुकदम या मुखिया या मंडल। क्लियर है? सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है कि गांव के मुखिया मुकदम या मंडल का मुख्य कार्य था, यानी कि उनका कार्य क्या था? ऑप्शन बी सही होगा गांव के आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में करवाना या बनवाना। सवाल नंबर 19 है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं? वे हैं, यानी कौन है और वे आते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिमी। सवाल नंबर 20 है कि खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मिरास या वतन कहा गया, उनका संबंध मुख्यतः देश के जिस क्षेत्र से था उसका नाम था, यानी वो कौन सा क्षेत्र था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। सवाल नंबर 21 है कि अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अबुल फजल। सवाल नंबर 22 आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तृतीय खंड से संबंधित है। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को भी एक लाइक जरूर करते चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सवाल नंबर 23 है कि किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाबरनामा। सवाल नंबर 24 है कि अकबर के समय सूबों की संख्या थी, यानी कि सूबों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 15। यानी अकबर के समय में सूबों की संख्या 15 थी, लेकिन औरंगजेब का समय आते आते वो संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 20 हो गई थी। आप याद रखिएगा इस चीज़ को। ऑप्शन 20 सही होगा। औरंगजेब के समय और अकबर के समय 15, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 है कि अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसका जवाब आएगा उसको उसके जवाब को हम पिन कर देंगे वहाँ पर, ताकि कमेंट सबको दिखाई दे और सबको इसका जवाब मालूम हो जाए। जो नहीं जानते होंगे वो भी कमेंट को देख लेंगे। चलिए सवाल नंबर 26 देखते हैं। सवाल नंबर 26 है कि किस ग्रंथ में कृषि, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज्य व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आईने अकबरी। सवाल नंबर 27 अबुल फजल की कीर्ति अकबरनामा एवं आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फारसी। सवाल नंबर 28 है कि अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की? अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बदायूनी ने। सवाल नंबर 29 है कि अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? यानी खालसा भूमि पर अकबर के समय में किसका अधिकार था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सम्राट का। सवाल नंबर 30 है कि 1563 ईस्वी में खालसा भूभागों की देखभाल करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एतमाद खां। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 31 देखते हैं। सवाल नंबर 31 है कि मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है? ऑप्शन ए बटाई, बी जरीव, सी कनकुल और डी जब्ती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जब्ती। सवाल नंबर 32 है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? किस रूप में वर्गीकृत यानी कि बांटा गया है या बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पोलज। क्लियर है? सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 है कि पोलज एवं प्रति भूमि से सामान्यतः उपज का भूमि कर वसूल किया जाता था, यानी कितने भूमि का कर वसूल किया जाता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1/3 का। सवाल नंबर 34 है कि जरीवाना एवं महासीलाना कर किसके समय में लागू किया गया है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर के समय में। चलिए सवाल नंबर 36 देखते हैं हम लोग, 35-36 देखते हैं। 35 है कि भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है। भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसको है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शेरशाह। सवाल नंबर 36, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1526 ईस्वी में।